नमस्कार, जोहार और भी हैं राहें में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कीर्ति चौहान। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा अलग अलग करियर की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनके बारे में जानकारी लेकर के आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी विषय में करियर बनाना चाहते हैं पर जानकारी के अभाव में ऐसा हो नहीं पाता। ऐसे में हमारे जो मेहमान इस कार्यक्रम में आते हैं वो पर्टिकुलर करियर फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और इसीलिए हम आपको पूरा और पुख्ता जानकारी देते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करियर अपॉर्चुनिटीज़, उसके हमारे आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर उमा शंकर यादव जी, जो कि NIT जमशेदपुर से इन्होंने MTech की पढ़ाई की है, BIT सिंदरी से इन्होंने BTech की पढ़ाई की है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD की है। ये रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के और इसके साथ ही वो चंदेल पॉलिटेक्निक कॉलेज के भी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। टाटा स्टील और जिंदल जैसी कंपनियों में इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पद पर भी जॉब किया है, जनरल मैनेजर के पद पर भी इन्होंने काम किया है और आज हमारे साथ मौजूद हैं इस विषय पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर उमा शंकर यादव जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी सर, क्योंकि जब भी हम इंजीनियरिंग सुनते हैं ना तो हमें लगता है ये साइंस का फील्ड है, तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे जो होंगे वही इस करियर फील्ड में अपनी आगे की करियर बनाएंगे, तो ये क्या मिथ है या सच में ऐसा ही? नहीं, ये मिथ है। इंजीनियरिंग का एजुकेशन जो है ना, उसको आप ऐसे जानिए, बच्चे ऐसे जाने कि ये समस्या समाधान का व्यवस्थित और व्यवहारिक जो प्रक्रिया है ये उसका प्रशिक्षण है जी। समस्या समाधान के व्यवहारिक और व्यवस्थित प्रशिक्षण का ये विज्ञान है जी। हम जो कुछ भी देखते हैं सामने, आप कुछ भी लीजिए, आप जिस घर में रहते हैं वो भी किसी इंजीनियर की देन है। आप जिस सड़क पर चलते हैं वो भी किसी इंजीनियर की देन है। आप जिस वाहन का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, वो 2 पहिए वाली हो या 4 पहिए वाली हो, वो सभी एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है जी। आप जो आपके लिए जो सामान ढोता है वो भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है। ट्रक जी। आपके लिए जो रेलगाड़ियां हैं वो भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है जी। तो ये हर तरह के लोग, हाँ बहुत तेज हैं तो उनके लिए एक अलग है जी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, टाटा स्टील इस देश की एक बड़ी कंपनी है, वहाँ मैंने भी काम किया है जी। और वो बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। 100 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है, 1907 की है जी। वो जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स को बीटेक के बाद जो लड़कों को लाते हैं तो उनको 2 हिस्से में बांट देते हैं। अच्छा। एक को GET बोलते हैं और एक को GOT बोलते हैं जी। ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज जी। और एक को बोलते हैं ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनीज। जी। तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज जो है, जैसा नाम बताता है, उनसे वो दूसरे ढंग का काम लेते हैं जी। वो मैं एक व्यंग कहता हूँ। एक प्रोफेसर बोलते थे कि ये IIT के लड़के तो टूथपेस्ट को शेविंग क्रीम कह के बेच लेंगे, इतने स्मार्ट होते हैं जी। लेकिन कारखाना में प्रोडक्शन के लिए नॉलेज बेस हार्ड काइंड का लोग होना चाहिए। तो ये जो है मिथ की जो बात आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल ही मिथ है। इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी जाके मेहनत करके अच्छा इंजीनियर बन सकता, मैंने कहा है अच्छा इंजीनियर बन सकता है जी। ये +2 के बाद इसकी पढ़ाई होती है, 12वीं के बाद, पहले इंटरमीडिएट कहते थे उसको। वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स PCM जो ग्रुप है जी। उसके बच्चे इसमें आते हैं जी। और फिर आगे की जो पढ़ाई है ये उसका बेसिक नॉलेज है। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ स्टैंडर्ड 12 का जो है उतना होना उसको ज़रूरी है, तभी वो आगे की पढ़ाई को वो फॉलो कर सकते हैं। तो ये मिथ है कि बहुत इंटेलिजेंट और ख़ास किस्म के बच्चे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर ये जो बीटेक की पढ़ाई होती है ये कितने सालों का ये कोर्स होता है? और सर इस कोर्स में ना अलग अलग फील्ड होते हैं, जैसे कि CS होता है, मैकेनिकल होता है, तो सर उस सब के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। हाँ, देखिए ये बीटेक के बाद, बीटेक है 4 साल का कोर्स होता है। अब एक दूसरा भी है कि कोई अगर डिप्लोमा करके जाता है जी
तो उसके लिए 3 साल, क्योंकि डिप्लोमा जो पढ़ा रहता है वो इंजीनियरिंग ही है जी। उसका थोड़ा लोअर वर्जन है। और जहाँ तक डिफरेंट फील्ड की बात है, बेसिक इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग होती थी। अच्छा, ये बेसिक इंजीनियरिंग है जी। अब उसके बाद जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही निकला हुआ है। अच्छा। ये उसके बाद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। अब वो जब संचार के साधन बढ़ते गए हैं जी। उसकी आवश्यकता बढ़ती गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया जी। और उसको शुरू करने में जी। चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम लगता है जी, इसीलिए जितने भी आप नए कॉलेज देखेंगे उस सब में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता है लोग। अच्छा। एक तो उसकी आवश्यकता बढ़ गई है जी। संचार के साधन बढ़े हैं, मतलब उसकी आवश्यकता बढ़ गई है जी। और उसको शुरू करने में थोड़ा कम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जी। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैं कह दिया। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही हिसाब होता था। अच्छा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या है कि वो जो कोई ऐसा फील्ड है ही नहीं जहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप नहीं हो, जहाँ उसकी उपयोगिता नहीं हो। जी। जैसे हैवी इलेक्ट्रिकल्स की बात करिए, NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जी, या इंडियन रेलवे में एक नौकरी है UPSC के थ्रू होती है, बड़ी ऊंची मानी जाती है, IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जी। रेलवे वगैरह में नौकरी लगती है जी। और भी वो टेलीकम्युनिकेशन वगैरह में भी उससे नौकरी लगती है जी। सिविल इंजीनियरिंग जो है वो तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इंजीनियरिंग शुरू हुई ना तो पहले सिविल इंजीनियरिंग ही हुआ। अच्छा। हम जो देख रहे हैं ना, जो पब्लिक यूटिलिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। जैसे हम ब्रिज वगैरह देखते हैं जी, फ्लाईओवर्स देखते हैं जी, वो सब सिविल इंजीनियरिंग का काम है। टाउन है, टाउन प्लानिंग है, वो सब सिविल इंजीनियरिंग का काम है। हमारे लिए जो रोड बनाया है वो सब सिविल इंजीनियरिंग का काम है। अरे और तो और आप पहाड़ी इलाकों में जाकर के देखिए, लंबे लंबे टनल होते हैं जी। आप जम्मू कश्मीर में जाके देखिए, उसमें तो 9-10 किलोमीटर का एक टनल है जी। वो सारे काम सिविल इंजीनियर के हैं। अच्छा। सिविल इंजीनियर्स जो हैं उन स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ भी नापता है, वैसे स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ वगैरह नापना ये अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम हो गया है जी। मैंने कहा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है जी। अब सिविल इंजीनियरिंग में जब बढ़ता गया है तो उसमें एक आर्किटेक्चर हो गया जो कि केवल और टाउन प्लानिंग और बिल्डिंग प्लानिंग वगैरह की बात करता है जी। और सिविल इंजीनियरिंग अब जो है सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लानिंग जो है, रोड, रेलवेज, ये सब काम उनका है जी। ऐसा कहीं होगा ही नहीं कि रोड बनेगा उसको पहले कोई सिविल इंजीनियर सर्वे नहीं करेगा जी। कहीं रेल का ट्रैक बनाना है जी, वो सिविल इंजीनियरिंग के द्वारा ही होगा। अच्छा। लेकिन जब हैवी मशीन की बात होगी, हैवी मशीनरीज की बात होगी जी, बड़े कारखाने लगाने हैं जी, वहाँ सब ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम है। अच्छा। मैकेनिकल इंजीनियर्स ही करते हैं। बड़े बड़े स्टील प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट्स में जो प्रोडक्शन का काम है जी, वो तो मेटलर्जिस्ट कर लेगा बिल्कुल, लेकिन जो मशीनरी लगानी है जी, मशीन को मेंटेन करना है जी। एक समय में जब हम लोग पढ़ते थे तो हंसते हुए लोग बोलता था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब है कि वो तुम मिस्त्री बन जाएगा। वैसा वो तो हंसने के लिए लोग बोलता था, एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं। आप जहाँ कहीं भी मशीन देखिए, ये जो मैकेनिकल है ना वो मशीन से ही डेराइव किया हुआ वर्ड है। अच्छा। मशीनरी, हैवी मशीनरीज, मशीन प्लानिंग, मशीन मेंटेनेंस, मशीन डिजाइन, मशीन डेवलपमेंट, ये सभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के काम हैं। अच्छा। एक समय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, आजकल तो कुछ कंप्यूटर के काम बढ़ गए हैं, सब लोग उसी में काम करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करने लगा है। नहीं तो हमारे ज़माने में आज से 40-50 साल पहले जब हम लोग पढ़ते थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लोग गोल्ड माइन गेट बोलता था जी। वो स्वर्ण खान का वो द्वार है, वहाँ पर में बैठ करके जी लोग कुछ भी कर सकता है।
कोई भी अगर एक छोटा सा कारखाना लगाता है, मान लीजिए मशीन शॉप टाइप का जी, छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जी, तो उसमें कुछ हो कि नहीं हो, उसको एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जरूर होगा। जी, क्योंकि क्या मशीन लगा रहा है, मशीन लगाना, मशीन प्लानिंग करना, मशीन को मेंटेन करना और उससे पहले मशीन का सिलेक्शन करना, ये सभी काम उन्हीं के जिम्मे आता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। तो और अब तो ये एक आईटी फील्ड हो गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात होती है जी। एक सेरामिक्स इंजीनियरिंग है, जो हम सेरामिक प्रोडक्ट्स देखते हैं। सेरामिक प्रोडक्ट सर क्या होते हैं? सेरामिक प्रोडक्ट, आप जो घरों में ये कप देख रहे हैं ना, चाय पीते हैं, अच्छा। प्लेट जिसमें खाते हैं, वो जो पहले पुराने वाले जो बिजली के खंभों पर में वो उजले उजले रंग का जो आप देखते थे जिसमें तार लपेटता था, वो इंसुलेटर्स होते हैं। अच्छा। वो सभी सिरामिक प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा। उतना ही नहीं, जो कारखानों में जो हाई टेम्परेचर है जी, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स है, रिफ्रैक्टरी को हिंदी में तापरोधी कहते हैं। कारखानों में तो ऐसे भी होता है ना, जहाँ 2000 डिग्री सेल्सियस पर में काम होता है जी, तो 2000 डिग्री सेल्सियस पर में काम करने के लिए कुछ तो मटेरियल चाहिए ना जी। अगर हम सीधे उसको रख देंगे तो वो तो क्या करेगा, उसको तो गला के निकाल देगा। जब उसको गला के निकाल देगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उसके पहले वो पहले होता था ना, जैसे मिट्टी का लोग चूल्हा बनाता था ना जी, तो मिट्टी क्या करता था, तो हीट को बाहर जाने से रोकता था। ठीक वही चीज़ है बड़े बड़े फर्नेसेज में। तो ये सिरामिक मटेरियल है जी। जो केमिकल इंडस्ट्रीज है, ऑयल रिफाइनरीज है जी, फर्टिलाइजर के कारखाने हैं, ये सभी केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जी। उसके लिए केमिकल इंजीनियर चाहिए। तो केमिकल इंजीनियर प्रोडक्शन कर लेगा, उसका कंपोजिशन डिसाइड कर लेगा, उसके ऑपरेशंस को चला लेगा, लेकिन उसके लिए मशीनरी कौन बनाएगा? मैकेनिकल इंजीनियर बनाएगा। तो इसीलिए मैकेनिकल इंजीनियर का बड़ा ही वर्सेटाइल एंड वास्ट रोल है जी। सर आप जब बता रहे थे तो आप बोल रहे थे कि हमारे टाइम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग को बोलते थे गोल्डन गेट, गोल्ड माइन गेट। तो सर अभी भी इसका कितना स्कोप है, या फिर स्कोप इसका उतना ही है। मैं एक पुरानी बात के द्वारा, पुरानी कहानी के द्वारा, सच 25 साल पहले बनारस यूनिवर्सिटी का प्लैटिनम जुबली हो रहा था 1998 में। क्योंकि मैं वहाँ से पढ़ा हूँ जी, तो मुझे भी इनवाइट किया गया था। अच्छा। तो मैं गया था। उसमें इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरैक्शन की बात हो रही थी जी। बड़े बड़े लोग सब थे, सेल के रिटायर्ड चेयरमैन थे। तो जो स्पीकर का लिस्ट था ना, उसमें तो मेरा नाम नहीं था। अच्छा। मैं उसमें 40 साल का था, बड़े बड़े लोग सब थे, रिटायर्ड लोगों को बुलाया गया था जी। तो सब लोग उस 1998 की बात कर रहा हूँ, उस समय लोगों का सॉफ्टवेयर के तरफ शिफ्ट बढ़ा था। अच्छा। लोग हार्डकोर इंडस्ट्री में आने को चाह नहीं रहे थे जी, लोग उधर से हट रहे थे। तो लोग काफ़ी चर्चा कर रहे थे। मैंने पहले ही कहा कि मैं लिस्टेड नहीं था स्पीकर के बीच में जी। लेकिन मैंने जो कंडक्ट कर रहा था उनको कहा कि मैंने कहा 5 मिनट मुझे भी समय दीजिए। अच्छा। लोगों ने दे दिया। मैं जा कर के, मुझे चूँकि थोड़ा टाइम दिया गया था, मैंने कहा कि आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप लोग तो इंडस्ट्री से आए हुए हैं, इंडस्ट्री से मैं भी आया हूँ, लेकिन मैं इंडस्ट्री में पॉलिसी डिसाइड करने वाले स्टेज में नहीं हूँ, मैं तो केवल देख रहा हूँ। आप लोग पॉलिसी, या वो लोग बोल रहे थे व्हाइट कलर जॉब एंड ब्लू कलर जॉब। कारखाने में काम करने वालों को लोग ब्लू, कारखाने के काम को लोग ब्लू कलर जॉब बोलते हैं, ब्राउन कलर भी कहते हैं, ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं। अच्छा। और व्हाइट कॉलर जॉब का मतलब जो कंप्यूटर वगैरह में ऑफिस में बैठ के करते हैं। हाँ, तो लोग उसके तरफ झुकाव हो रहा था। मैंने कहा देखिए, इट्स नॉट अबाउट द कलर ऑफ द कॉलर, ये कॉलर के कलर से नहीं डिसाइड कर हो रहा है, दिस इज द वेट ऑफ द एनवेलप जी। इधर में ज़्यादा तनख्वाह मिल रहा है। उस समय हमारे, एक तो अभी भी हमारे देश में जो ये सॉफ्टवेयर का काम हो रहा है जी, उस सॉफ्टवेयर के काम में ऐसा नहीं है कि वो काम हमारे ही देश के लिए, वो तो सभी, इसीलिए जो रात भर बच्चे काम करते रहते हैं ना, क्यों? क्योंकि जब अमेरिका में दिन रहता है, हमारे यहाँ रात रहती है। तो अब रात रहती है तो उसके हिसाब से एडजस्ट लोग करते हैं जी। उनका काम है
पैसे लेकर के जॉब आउटसोर्स किया जा रहा है इंडिया के लड़कों को जी। उन्हें बहुत पैसा मिलता है वहाँ, और तब भी वहाँ के लोगों से यहाँ कम पैसा मिलता है, वो डॉलर में मिलता है तनख्वाह। जो कई बार आप अखबार में देखते होंगे कि वो अमुक इंस्टीट्यूशन के अमुक लड़के को लॉक किया और 1 करोड़ सैलरी दे दिया जी। तो 1 करोड़ सैलरी उसको इंडिया में रह के नहीं देगा, वो तो फॉरेन में उतना फॉरेन में देगा, और फॉरेन में वो डॉलर में देगा जी, और फिर डॉलर में उसको कन्वर्ट करेगा और खर्चा करेगा। मैं एक बार की बात है, बहुत साल पहले की बात, 25 साल पहले मैं जा रहा था कहीं, तो मैं पहली बार जा रहा था बाहर जी। तो मेरा एक फ्रेंड बोला कि डॉक्टर यादव, डॉलर को रुपया में कन्वर्ट करके खाना मत खाना जी, भूखे रह जाओगे। अच्छा। क्योंकि वो तो यहाँ के हिसाब से लोग सोचेगा कि तो पागल हो गया है, 2000 रुपये का ब्रेकफास्ट करेंगे, ये तो पागल हो गया है जी। तो वहाँ खर्चे भी तो वैसे होते हैं ना जी। तो उसके लालच में बच्चे सॉफ्टवेयर में जाते हैं जी। आपने कहा कि अभी का जो स्कोप है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप अभी भी वैसा ही है। अच्छा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की उपयोगिता अभी भी वैसी ही है जी। अब बच्चे देखा देखी में जी, वो कारखाने का काम तो हार्ड होता है जी। अगर मशीन ब्रेक, मैं भी कारखाना में काम किया हूँ, अगर रात को ब्रेकडाउन हो जाए, एक जगह मैं कारखाने में अंतिम समय में मैं कारखाने का हेड था जी। एक बार की बात मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, 12 बजे रात के बाद में ब्रेकडाउन हो गया जी। फ़ोन किया तो बड़े साहब को अगर बड़ा ब्रेकडाउन होता है तो फ़ोन करना पड़ता है जी। तो फ़ोन करके हमको बोला कि सर, हम बोले बुलाइए मेंटेनेंस के लोगों को, तो अमुक आदमी को एक बार आप कह देते ना तो आता, हम लोग बोलेंगे तो कुछ बहाना करेगा जी। मैंने कहा मैं फ़ोन भी करता हूँ, मैं खुद भी आता हूँ। तो यह सब जो काम है ये कारखाने में है जी। अगर कोई ऑफिस में रह करके 10 बजे से 5 बजे तक काम कर सकता है, कारखाने में ऐसा नहीं है। वो 10 से 5 काम किया या 8 से 6 काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कारखाने में ब्रेकडाउन होगा तो उसको जाना ही पड़ेगा ना। जी जी सर। सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो ये सर बीटेक करने के बाद या फिर बीटेक के ही दौरान ये कोर्स का भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये एक ब्रांच है इंजीनियरिंग का। जी सर। मैकेनिकल भी एक ब्रांच है। ये सर जब हम बीटेक करते हैं उस दौरान इसको ऑप्ट करते हैं ना? हम एडमिशन के टाइम में ऑप्ट करते हैं। एडमिशन के टाइम पे? एडमिशन के टाइम में वो हम शुरू ही करते हैं वहीं से। अच्छा, तो सर ये जो एंट्रेंस का प्रोसेस है कॉलेज में एंट्री का इंजीनियरिंग के लिए सर, वो उसका सर प्रोसीजर क्या होता है? एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से देने होते हैं जो 12th के बाद बच्चे देते हैं, वो सब के बारे में बताइए। मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, एक तो हर स्टेट का अपना एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, हर स्टेट का अपना एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। जैसे झारखंड की बात करते हैं। जी सर। तो झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। जी सर। एक एग्जाम होता है जी। झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है, उसके थ्रू होता है। जी सर। और उसी में जो लड़के क्वालिफाई करते हैं, जी सर, उसी के हिसाब से वो ऑप्ट करते हैं रैंक के हिसाब से। अच्छा। अगर उनका अच्छा रैंक है जी सर, तो उनको पसंद का कॉलेज मिल जाएगा, पसंद का ब्रांच मिल जाएगा। जी सर। जो आपने कहा ना मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये सब ब्रांचेज हैं। जी सर। तो उनको अपने पसंद का ब्रांच मिल जाएगा। अगर उनके रैंक पीछे हैं तो उनको हो सकता है पसंद का ब्रांच नहीं मिले, पसंद का कॉलेज नहीं मिले, दोनों में से एक मिल जाए, दोनों नहीं, तो एक का मतलब कॉलेज मिल सकता है तो ब्रांच नहीं मिलेगा। तो एक ये तो हर स्टेट का अपना है। जी सर। उसके साथ साथ कुछ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अपना ऑटोनोमी हो गई है, जिनकी यूनिवर्सिटी स्टेटस है या ऑटोनोमस बॉडी हो गए हैं, वो अपना सेपरेट एग्जामिनेशन लेते हैं। जैसे उड़ीसा में कुछ है जी, वो कर्नाटका में कुछ है, और एक जो ऑल इंडिया बेसिस पर में है वो जेई है। जी सर। ज्वाइंट इंजीनियरिंग इंटेंस। जी सर। तो वो उसको पहले AIEEE बोलता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, AIEEE बोलता था। अब वो हटा दिया गया है, अब उसको जेई बोलते हैं। उस जेई में क्वालिफाई करने वाले बच्चे NITs में एडमिशन पा सकते हैं। जी सर। और फिर उसके बाद जो बच्चे जेई क्वालिफाई किए
उनको एक और एग्ज़ाम देना होता है, एडवांस। जी सर। उसमें जो क्वालिफाई करते हैं उनको आईआईटीज में एडमिशन होता है। सर। हमारे देश में 23 आईआईटी है, 23। यस सर। एक ज़माने में 5 आईआईटी हो, हम लोग पढ़ते थे तो केवल 5 आईआईटी होता था। अच्छा। वो कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, दिल्ली और बॉम्बे। सर झारखंड में अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं सर? देखिए, यह तो मैं साफ कहता हूँ कि बीआईटी सिंदरी बेस्ट है, वो सरकारी कॉलेज है। जी सर। और उसके बाद वैसे विनोबा यूनिवर्सिटी में यूसेट है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जी सर। वो भी सरकार द्वारा रन है, यूनिवर्सिटी द्वारा रन है। जी। बाकी जो कॉलेज हैं, हाँ, एक रांची में ही है बीआईटी मेसरा। जी सर। इसके अलावा 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं जो कि झारखंड सरकार का है और पीपीई मोड में, पीपीपी मोड में चलता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लेकिन वो चलाते हैं कोई प्राइवेट पार्टी, एजुकेशन ग्रुप। जी सर। तो उन सब के ऊपर कमेंट करना बहुत उपयुक्त नहीं लगता है, यद्यपि मैं भी उन्हीं में से एक ग्रुप के साथ जुड़ा रहा हूँ, एक कॉलेज के साथ जुड़ा रहा। जी। देखिए, ये सब जो है ना, कॉलेज की हर कॉलेज की रैंकिंग होती है, रैंकिंग का एक सिस्टम है। जी सर। NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF वो ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री है ना भारत सरकार की, HRD मिनिस्ट्री, उसके द्वारा पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं, उसके आधार पर में रैंकिंग होती है। जी सर। हमारा झारखंड का इस सब का कोई कॉलेज उसमें नहीं आता है। जी सर। जैसे उसमें IIT मद्रास पिछले 2-3 साल से नंबर 1 होता है। जी। और दिल्ली दूसरे नंबर में आता है। जी। मुंबई तीसरे नंबर में, इस बार के रैंकिंग में मुंबई तीसरे नंबर में है। जी। खड़गपुर चौथे नंबर में है। कानपुर 5वें नंबर में है। एक ज़माना था जो कानपुर नंबर 1 होता था, हमारे ज़माने में कानपुर नंबर 1 होता था। वो कुछ पैरामीटर्स इधर आकर के किया है, पहले दूसरे पैरामीटर्स थे। सर अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप कह रहे थे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के रैंकिंग के हिसाब से लोगों को अलग अलग कोर्सेज मिलते हैं, या तो सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, जो कुछ वो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी रहेगी, पहले जो जिसका रैंक है उसको पहले ऑप्शन वही तो। सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर किसी को ऑप्ट करना है तो एग्जैक्ट तो बताना मुश्किल है, क्योंकि हर साल का कट ऑफ, हर साल का रैंक शायद डिफ़र करता होगा, लेकिन क्या बहुत ऊपर का रैंक चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, या फिर कितना ये मतलब रेंज रहता है? आजकल बच्चे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात ज़्यादा करने लगे हैं। अच्छा। क्योंकि उसमें जॉब लगता है। जी सर। और मैं तो बोलता हूँ BA पढ़ के जो नौकरी करता है, BSc पढ़ के वही कंप्यूटर पढ़ के करता है। जी सर। मुझे समझ में, हाँ, तब ये है कि उसको कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है BA BSc वाले लड़कों को, लेकिन उसमें मुझे नहीं लगता है कि वो कोई इंजीनियरिंग है। अच्छा। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो एक इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग की एक इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन कंप्यूटर अभी बहुत आप सुनते होंगे CSE डिपार्टमेंट होता है जी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करके करता है, वो अभी तक साइंस है। अब समझ लीजिए, साइंस में और इंजीनियरिंग में थोड़ा डिफरेंस है जी। जैसे आप बीटेक की बात कहते हैं ना, आजकल तो सब लगता है बीटेक ही दे रहा है, पहले सब बीटेक नहीं देता था जी। कुछ कॉलेज बीटेक देते थे और कुछ BE देते थे। BE, हाँ, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अच्छा। और वो होता था बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। दोनों के बीच में एक मूलभूत अंतर है जी। पहले IIT देता था जी बीटेक की डिग्री जी, और बाकी कॉलेज जो है वो सब BE देते थे। दोनों में डिफरेंस यह है कि ये BE जो है ना, दिस इज मोर नॉलेज बेस्ड, ये ज्ञान पर में अधिक बल देता है, और टेक्नोलॉजी जो है वो स्किल पर में अधिक वर्क फोकस करता है जी। वहाँ के लड़के, क्योंकि वो जो पढ़ाई के दौरान जो इंडस्ट्री वगैरह में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं जी, इंटर्नशिप या जो कुछ भी कह लें, तो उसमें ये सब कॉलेज अच्छे जगहों में भेजते हैं जी। इन लोग अच्छे जगहों के लिए वो अच्छे इंडस्ट्रीज वाले लोग जगह रखते हैं जी। और जो दूसरे कॉलेज वाले लोग होते वो उस पर में उतना ध्यान नहीं देते, वो कहीं भेज दिए, कहीं से वो एक सर्टिफिकेट ले आकर के दे दिया। जी। वो
सिलेबस का एक खाना पूरी होकर के रह गया। जी सर, आप इंटर्नशिप के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सर ये जो इंटर्नशिप बच्चों को करना होता है 4 साल के कोर्स के दौरान, तो वो सर कब से करना सही रहेगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और इसकी कितनी भूमिका होती है लोगों के अच्छे करियर में आगे जाकर के? ये बड़ा शानदार प्रश्न है, मैं इस प्रश्न पर मैं बहुत बोलता हूँ जी। इसकी बड़ी भूमिका है जी। मैंने एक शब्द में आपके सवाल, एक सेंटेंस में इसकी बड़ी भूमिका है। अच्छा। अब कैसे? जी। ये इंडस्ट्री में होते हैं जी। अच्छे इंडस्ट्री में होते हैं तो वहाँ का जो ट्रेनिंग ऑफिसर होता है जी। वो उसको मॉनिटर करता है। जी। वो लोग क्या करता है तो टाइम पर में बच्चे आए हैं कि नहीं ट्रेनिंग सेंटर में, और वो पूरे कारखाने में उसको घुमाता है। जी। डिपार्टमेंट बांट देता है कि वो कब कब जाएगा, और उस डिपार्टमेंट को भी भेज देता है जी कि ये लड़के आपके पास इस दिन जाएंगे, और वो उनको पूरी तरह से कारखाना घुमाता है और दिखाता है। जी। तो उनको ऐसा नहीं होता है कि जब वो पास करके निकलेंगे तब जब नौकरी लगेगी तो उनके लिए कोई वो अजूबा सा जगह नहीं रहता है। जी। उनके लिए कोई अजूबा जगह नहीं रहता है, उनको लगता है कि अरे ये सब तो हम देखे हुए। हाँ, क्योंकि पहले से इंटर्नशिप के दौरान वो देखे हैं। मैं बताता हूँ, अभी की स्थिति मालूम नहीं है, हमारे समय में BIT सिंदरी में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अभी भी है, तो बाकी लोगों का 4 साल का कोर्स होता था, उनका 4.5 साल का कोर्स होता था। अच्छा। अब वो समझिए कैसे। सर समय की थोड़ी पाबंदी हो रही है तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। 12वीं के जो बच्चे आज ये देख रहे होंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग जो है वो लोगों का बहुत पसंदीदा करियर फील्ड होता है, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत अच्छा फील्ड है। बच्चों को मैं बोलता हूँ कि वो पढ़े, मेहनत करे, और कोई कोचिंग वगैरह से बहुत लाभ होता है, मैं नहीं मानता हूँ, एक फैशन हो गया है। जी सर, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं मिलूँगी आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।